हेलो एवरीवन, वेलकम टू इडोग्राम्स यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ आवर चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत बच्चों को अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस टॉपिक को। और आज एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि दो रजिस्टर कब सीरीज में लगे हैं और कब पैरेलल में लगे हैं। सो लेट्स बिगिन द टुडेज लेक्चर। जो आज हमारा मेन मोटिव है वो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स को पढ़ेंगे और सीरीज पैरेलल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले है ना, मैं एक सिमुलेशन दिखाता हूं। एक ऑनलाइन वेबसाइट है javalabs.com करके, आप भी देख सकते हैं वहां पर। है ना, सो जस्ट सी दिस सिमुलेशन। यहां पर जो कार्स हैं, दीज कार्स आर माई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो कार्स हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, यानी जो ट्रैफिक मूव कर रहा है, ये हमारा करंट है। और इसी को मैं सिमुलेट करूंगा, ये हमारा ऊपर रेजिस्टेंस से। समझ आया? मतलब ये जो वायर है, वायर तो हो गई रोड, ये जो रजिस्टर है ये हो गया चेक पॉइंट। रजिस्टर रजिस्ट करेगा करंट के फ्लो को। ये जो यहाँ चेक पॉइंट बना है ये कार के फ्लो को रोक रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। चेक पॉइंट ना होता तो कार बिना रुके चली जाती। रजिस्टर का काम है उन्हें रोकने का। ठीक है, तो ये रजिस्टर से कार्स मूव कर रही है जैसे तैसे। तो ये जो ट्रैफिक है इसी को मैंने यहां सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब देखो, अगर मैं दो रजिस्टर को सीरीज में लगाता हूं या एक और क्या करता हूं, चेक पॉइंट बनाता हूं। मैंने एक और चेक पॉइंट बना दिया। नाउ आई हैव टू रजिस्टर्स। सी ऊपर ये भी देखते रहेंगे अपना सर्किट डायग्राम। दो चेक पॉइंट्स आ गए, दो रजिस्टर्स आ गए। जो करंट यहां से आ रहा था वो पहले इस R1 रजिस्टर रोकेगा, फिर उसे R2 रजिस्टर रोकेगा। दोनों रजिस्टर उसे रोकने वाले हैं। जैसे यहाँ चेक पॉइंट पे दिख रहा है, एक कार पहले वाले चेक पॉइंट पे गई, यहां प्रॉब्लम हुआ, फिर दूसरे चेक पॉइंट पे गई, वहां भी थोड़ा रेजिस्टेंस मिला, तब वो आगे जा रही है। अगर मैं एक और कर दूंगा तो मुझे तीन चेक पॉइंट मिल गए, तीन रजिस्टर, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां गया वही यहां वही आगे मूव कर रहा है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब मैं क्या करता हूं, ये सीरीज हटाता हूं एंड लेट्स चेक द पैरेलल। अभी देखिए यहां ऊपर ध्यान रखेंगे, मैं एक पैरेलल को ऐड करता हूं। दो चेक पॉइंट आ गए। अब जो ये कार्स हैं, दीज कार्स हैव टू पाथ टू मूव, या तो चेक पॉइंट 1 या चेक पॉइंट 2, दोनों से जा सकते हैं। ऐसे ही यहां जो करंट आ रहा होगा ये ऊपर R1 से भी जा सकता है और नीचे R2 से भी जा सकता है। तो जो ट्रैफिक है उसे ईज हो गया मूवमेंट करने में। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा फॉल कर जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल फॉल, क्योंकि अब हमारा ट्रैफिक इजीली मूव कर सकता है। एक और पैरेलल लगा दूंगा। अब तीन रास्ते हो गए, तीनों से ये कार्स मूव कर सकती हैं। तो अब रेजिस्टेंस और फॉल डाउन कर गया। एक और लगा दूंगा, चार पैरेलल हो गए। जितना ज्यादा पैरेलल रखेंगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ट्रैफिक के लिए उतना ज्यादा ऑप्शन होगा मूव करने के लिए। इधर इट कैन गो फ्रॉम फर्स्ट पाथ, R1 से भी जा सकता है, R2 से भी जा सकता है, R3 से भी जा सकता है, R4 से भी जा सकता है, कहीं से भी निकाला जा सकता है। इसीलिए हमारा रेजिस्टेंस फॉल कर रहा है। सेम चीज अगर मैं सीरीज बढ़ाता हूं, एक और सीरीज लगा दिया, तो अब क्या है, जितने ज्यादा तुम सीरीज में चेक पॉइंट करेंगे उतना हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एक और सीरीज लगा दी, अब तीन सीरीज होगी। तो अब क्या कि ट्रैफिक को जितना ज्यादा प्रॉब्लम देंगे उतना वो स्लो डाउन होता जाएगा, उतना हमारा रेजिस्टेंस हाई होता जाएगा। अब अगर तुम्हें ये सिमुलेशन समझ आता है, अगर ये सिमुलेशन समझ आता है तो बहुत आराम से हम समझ सकते हैं अपना सीरीज पैरेलल को। ये जो चेक पॉइंट्स हैं और ये जो ऊपर रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इसको समझने की कोशिश करना, हम देखेंगे इसको।
चलो तो आ जाओ वापस अपने टॉपिक पर। अभी जो ट्रैफिक हमने समझा उसी को हम यहाँ पर भी समझने वाले हैं, यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स कम टू द सीरीज एंड पैरेलल, दोनों को एक साथ फटाफट से करते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट लेक्चर होगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू रेजिस्टेंस इन सीरीज, सबसे पहले हम सीरीज देखेंगे। अभी तक हमने ट्रैफिक से समझा, हालांकि वहां साथ में सर्किट डायग्राम भी था। एक और बार डिस्कस कर लेता हूं। यहां मैंने बैटरी लगाई, बैटरी का काम क्या है? चार्ज को मूव कराना। चार्ज जा रहा है, यहां पर एक रजिस्टर आ गया। रजिस्टर का काम क्या है? कि चार्ज को स्टॉप करना, जो फ्लो है उसे स्लो डाउन कर देना। तो ये रजिस्टर्स, ये दोनों रजिस्टर्स R1 R2, पहले ये चार्ज यहां गया, फिर यही चार्ज यहां आया, ये क्या हुआ? स्लो डाउन हो गया, रजिस्ट हो गया। इसकी एनर्जी, ये कलर कोडिंग इफ यू कैन सी, रेड कलर रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी यहाँ कम हो गई क्योंकि निकलने में एनर्जी डाउन हो गई। फिर R2 से भी निकला तो और डाउन हो गई। यहाँ बैटरी ने फिर से चार्ज करके ऊपर भेज दिया। बैटरी का काम है इस चार्ज को मूव करवाने का। एंड इफ यू सी द सेम डायग्राम हियर, यहां पर R1 R2 सीरीज में लगे हैं, इधर मैंने राइट साइड पर अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया है। यहां पर R1 R2 तो सीरीज ही है, लेकिन दो रजिस्टर और लगाए R3 R4, ताकि ये जो मेरा चार्ज है इसे पैसेज मिल जाए, मूव करने के लिए एक और रास्ता मिल जाए, ऑल्टरनेटिव वे मिल जाए मूव करने के लिए। सो इफ यू कंपेयर दिस टू, यहां मोशन भी थोड़ा फास्ट है, मोशन फास्ट है, भले ही रजिस्टर्स ज्यादा लगे हैं, रजिस्टर्स ज्यादा है लेकिन पैरेलल में है। पैरेलल में जब भी रजिस्टर लगेगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस को फॉल करा देगा, क्योंकि चार्ज के पास, करंट के पास मल्टीपल रास्ते हैं मूव करने के। तो जितने ज्यादा तुम ऑप्शंस दोगे उतना फास्ट और उतना अच्छे से हमारा करंट या चार्ज मूव कर पाएगा। दैट्स द थिंग जो हमें पैरेलल में समझनी है। नाउ एक और चीज सीरीज में मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि एक जो करंट है, करंट जो है दोनों ही में सेम जा रहा है, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ द रजिस्टर्स, दोनों ही रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है। अच्छा, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो करंट सेम R1 R2 में तो सेम जा रहा है, लेकिन क्या R3 में सेम जा रहा है? जो चार्ज यहां आ गया वो चार्ज तो अब R3 वाली लाइन पे नहीं जाएगा, तो यहां करंट सेम नहीं है। यहां फिर क्या सेम है? अगर मैं इस पॉइंट को A बोलता हूं, इस पॉइंट को B बोलता हूं, तो मुझे ये मिलता है कि ये एक जो ब्रांच है, सेम ब्रांच R3 R4, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। इसको समझने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम हो रहा है, मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं। वाटर फ्लो, अभी मैंने व्हीकल्स फ्लो का एग्जांपल लिया था, जहां ट्रैफिक से कंपेयर किया था सीरीज पैरेलल को। अब मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे पानी बहता है, पानी के बहने से समझते हैं सीरीज पैरेलल को। कैसे समझेंगे? तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारा होता है कि एक ही पानी, यहां हमारा पंप लगा हुआ है, पंप का काम है पानी को ऊपर भेजने का। पंप ने पानी को ऊपर भेजा, पानी गया इधर से घूम के इधर आया। एक टरबाइन लगा है, टरबाइन मतलब जो पानी के फ्लो को बाधित करेगा, अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। R1 ने रेजिस्ट किया, क्यों? पानी में लेकिन एनर्जी है, वाटर हैज सम एनर्जी, पंप ने उसको एनर्जी दी हुई है, फ्लो कर रहा है, आगे आ रहा है। ढलान बनाया ना, ये जो ढलान है, ये जो स्लोप है, इस स्लोप से पानी की पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही थी। उस काइनेटिक को इस R1 ने, इस टरबाइन ने क्या करा? मैकेनिकल में चेंज कर दिया। एंड यहां मैं, क्योंकि सीरीज डिस्कस करना मेरा ऑब्जेक्टिव, पानी तो सेम गया, नीचे एक और टरबाइन लगाया R2, वो भी स्लोप पे लगाया है, जो पानी की एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करेगा। ध्यान जो देना है, सेम वाटर इज फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2। जिस पानी ने R1 को घुमाया उसी पानी ने R2 को भी घुमाया। अगर मैं सर्किट डायग्राम पे इस चीज को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज पहले रजिस्टर पे गया वही चार्ज दूसरे रजिस्टर पे गया। तो मैं यहां कह सकता हूं कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, क्योंकि एक ही चार्ज है जो दोनों पर जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। यहां जो स्लोप है, ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, ए और बी के बीच में स्लोप कुछ और हो सकता है, फिर ये पूरा बी है, ये भी पॉइंट बी हो गया। बी और सी के बीच में स्लोप का डिफरेंस हो सकता है, ए और बी में स्लोप का डिफरेंस हो सकता है, और जरूरी नहीं है सेम रहे, है ना, जरूरी नहीं है सेम रहे। फॉर एग्जांपल मैं से 10 मीटर ऊपर भेजा तो हो सकता है यहाँ 6 मीटर का फॉल आ गया और यहाँ सिर्फ 4 मीटर का फॉल आया, तो ये 0 मीटर पे है, ग्राउंड स्टेट पे रहे। पंप इसको वापस 10 मीटर ऊपर भेज देगा, एंड सो ऑन। ये पोटेंशियल काइनेटिक का दौर चलता रहेगा।
सेम काम इलेक्ट्रिसिटी में हमारी बैटरी करती है। बैटरी क्या करती है, चार्ज को उठा के हाई पोटेंशियल पे भेज देती है एट 220 वोल्ट 440 वोल्ट। हाई पोटेंशियल से फिर हम क्या करते हैं, अर्थ पे कनेक्ट कर देते हैं उसे न्यूट्रल वायर पे। तो हमारा जो चार्ज होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आता है, और बीच में जो रजिस्टर है वो उसको हमारे हिसाब से लाइट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। दैट बिल्कुल सेम ही वाटर फ्लो से मैं समझ सकता हूँ रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस की वर्किंग को, करंट के फ्लो को, सीरीज एंड पैरेलल को वाटर फ्लो से बहुत आराम से समझा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं पैरेलल को देखूंगा ना, पैरेलल थोड़ा सा क्योंकि पीछे मैं पोटेंशियल को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, यहां समझेंगे। हमारा यहाँ पंप लगा है, पंप ने पानी को ऊपर भेज दिया, ये मेरा ग्राउंड था, ठीक है। ए पॉइंट इज ग्राउंड, ए से ये पॉइंट भी ए है, ग्राउंड है। ए से मैंने बी पे पहुंचा दिया, बी क्या है 10 मीटर हाइट पर है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है बी पॉइंट, तो पानी ऊपर बह रहा है। अब जब ये यहां पहुंचा, लेट्स से सी पॉइंट एंड हियर इट इज डी, सी से जब इधर आएगा ये स्लोप है भाई, सी से ये बिल्कुल ग्राउंड पे आ गया ना, तो ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाइट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ हाइट। तो यहां 10 मीटर से 0 मीटर आ गया, 0 मीटर 10 मीटर से, तो कितना हाइट का डिफरेंस है 10 मीटर। अब जो दूसरा रजिस्टर लगा है, जो दूसरा टरबाइन लगा है वहां पर पानी भले ही अलग जा रहा है ना, जो पानी R1 से क्रॉस हो गया, टरबाइन 1 से क्रॉस हो गया, वो अब टरबाइन 2 में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हाइट का डिफरेंस देखूं, दोनों को बराबर दिया है, यहां पर भी 10 मीटर हाइट का डिफरेंस है, यहां पर भी 10 मीटर हाइट का डिफरेंस है। सेम चीज यहां नहीं थी, यहां ए से बी 6 मीटर था, बी से सी आया तो 4 मीटर का डिफरेंस है। टोटल डिफरेंस मिला के 10 मीटर था, लेकिन दोनों को अलग अलग मिल रहा था। पोटेंशियल या वोल्टेज वॉज डिवाइडेड। यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज तो सेम है, लेकिन करंट डिवाइड हो रहा है। जो करंट एक लाइन पर चला गया वो दूसरी साइड नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं पैरेलल। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली, ये ध्यान रखना है, समझे क्या। रेजिस्टेंस इन सीरीज, चलो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखते हैं, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसमें थोड़ी जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उस पर आ जाते हैं। तो एक तरफ मैं सीरीज को करूंगा और दूसरी साइड पैरेलल को करूंगा। सीरीज में मैंने समझा दो चीजें, एक करंट सेम रहने वाला है और वोल्टेज डिवाइड होगी। हियर इज माय सर्किट डायग्राम, 3 रजिस्टर लगाए हैं R1 R2 R3, तीनों में सेम करंट I फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस भले अलग अलग है, R1 R2 R3 है, जैसे टरबाइन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, पर करंट जो जाएगा वो तीनों में सेम जाएगा। नीचे कोई सोर्स लगा हुआ है जहां से हमने करंट को डेवलप किया, तीनों में सेम करंट गया। अब लेट्स से ये 20 वोल्ट की बैटरी है, मान लो थोड़ी देर के लिए लेट्स से 10 मीटर्स हैं, 10 वोल्ट्स ले लेता हूं, 10 वोल्ट की एक बैटरी लगाई। 10 वोल्ट की बैटरी का काम है इस I करंट को R1 R2 R3 में फ्लो बना के रखना। तो जब ये करंट यहां पहुंचेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स यहां पहुंचे, ये रजिस्टर रजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, तो बैटरी विल पुश दिस चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, है ना। ये चार्ज यहां पहुंचाएंगे तो कुछ वर्क होगा, यानी कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। मान लो 10 वोल्ट था, 10 में से 3 वोल्ट यहीं ड्रॉप हो गया। पहले वाले रजिस्टर से जब मैंने अपने चार्ज को या करंट को पास कराया तो 3 वोल्ट ड्रॉप हो गया। जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पर था कि ये 10 मीटर की हाइट से मैं वाटर को नीचे भेज रहा था, तो जब नीचे भेजा सिर्फ इस R1 से वाटर को क्रॉस कराने के लिए मुझे 6 मीटर्स का लॉस हो गया। पानी को ऊपर भेजने के लिए वर्क करना पड़ता है ना, तो जब ऊपर से नीचे भेजा तो 6 मीटर का लॉस मुझे करना पड़ा। अगर ये स्लोप इतना ना होता तो शायद ये टरबाइन इस वाटर को रोक देता और ये वाटर यहाँ फ्लो ना हो पाता। तो यहाँ स्लोप मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी ये R1 इस करंट को रोक ना दे, बैटरी विल पुश इट, कुछ वर्क हुआ, लेट्स से 3 वोल्ट ड्रॉप हो गया। कितना बाकी में 7 वोल्ट इज रिमेनिंग।
R2 टर्बाइन आ गया, R2 दूसरा रजिस्टर आ गया, सेम करंट है, जब यहाँ से पास हुआ तो लेट से मैंने 5 वोल्ट और ड्रॉप कर दिया, टोटल 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट और स्टिल रिमेनिंग, वो कहाँ यूज होंगे, जब इस करंट को R3 से पास कराएंगे तब भी तो कुछ वर्क होगा, तब लेट से 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया। इस केस में तीनों जगह थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप होगा और तीनों को अगर मैं सम करूंगा ना 3 + 5 + 2 तो वो मेरा टोटल के बराबर आना चाहिए, है ना। टोटल वर्क डन मेरा 10 वोल्ट हो सकता है, उससे ज्यादा कभी हो नहीं सकता। तो दैट्स माय टोटल R1 R2 R3। इसी चीज को मैं यूज करूंगा यहाँ पर। तो माय पॉइंट ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच रजिस्टर। सेकंड इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जहां जितना बड़ा रजिस्टर होगा वहां उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब बैटरी को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा इस करंट को क्रॉस कराने के लिए। तो आई कैन से V इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 + V2 + V3, जैसे 3 + 5 + 2 10 हो जाएगा। टोटल मेरा ये आ गया। ये नंबर सिर्फ एग्जांपल्स के लिए है, आई एम रेजिंग देम, जनरलाइज करते हैं कंसेप्ट को, ठीक है। तो V = IR बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको मालूम है, कोई भूला तो नहीं। ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल्स टू IR। तो मैंने V को I × R कर दिया। व्हाट इज R हेयर? RS लिखा है। RS रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज थ्री, मतलब R1 R2 R3 तीनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसको मैं RS कह रहा हूं, R सीरीज कह रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट, तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। जैसे अगर ये दो टरबाइन R1 R2 लगे हैं, दोनों की जगह अगर एक बड़ा टरबाइन लगा दूं जो कि सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करे इस लाइन में, तो उसे कहेंगे हम इक्विवेलेंट ऑफ R1 एंड R2। सेम वर्क मैं यहां भी कर रहा हूं। अगर ये 3 रजिस्टर हटा के एक रजिस्टर लगाऊं, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको मैंने RS कहा है। तो V = IRS इज इक्वल टू V1। पहले वाले रजिस्टर को देखो, R1 = I करंट फ्लो हो रहा है, कितना वर्क हुआ? V1 वर्क हुआ। ओम्स लॉ लगाएंगे ओनली फॉर दिस वन, सिर्फ पहले वाले रजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाएंगे, V1 = IR1 हो जाएगा। सिमिलरली V2 = IR2, V3 = IR3। I सबसे कॉमन लेकर हटा दो, मुझे मिलता है R इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज R1 + R2 + R3। क्लास 10th में भी असेम डेरिवेशन, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और तीनों को स्ट्रेट ऐड कर दो, अर्थमेटिक सम होगा जब हमारे रजिस्टर्स सीरीज में लगे होंगे। अगर ये 10 ohms 15 ohms 20 ohms तो सबको ऐड कर दो, 20 35 40 है ना, सबको ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड। सेम चीज जब पैरेलल पे आते हूं तो पैरेलल में तो करंट अलग अलग है, एक जगह I1 एक जगह I2 एक जगह I3, रेजिस्टेंस भैया अलग है। 20 वोल्ट की बैटरी लगाई जिसने I करंट भेजा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, कहने से A पॉइंट यहां तक भी A ही रहेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल A पे है वही यहां तक भी रहेगा, कोई चेंज नहीं आना। और जो पोटेंशियल यहां B पर है वो यहां तक भी रहेगा, क्योंकि ना कोई रजिस्टर है ना कोई सेल है। तो R1 रजिस्टर भी A और B के बीच में लगा है, R2 भी A और B के बीच में लगा है, R3 भी A और B के बीच में लगा है, बिल्कुल सेम है। पोटेंशियल रिमेन्स सेम, करंट डिवाइड्स इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, करंट डिवाइड। और करंट भी कैसे? इनवर्स रिलेशन में डिवाइड होता है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जहां प्रॉब्लम ज्यादा है, वहां करंट कम जाएगा, वहां जाने का मन नहीं करेगा ना। हमें भी अगर एक मान लो मुझे यहां से बस स्टॉप जाना है, तो मैं उस रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते पर सबसे कम रेजिस्टेंस हो, है ना, जहां गड्ढे कम हो, जहां रेड लाइट्स कम हो, जहां दिक्कतें कम आती हो, उस जगह से मैं जाना पसंद करूंगा। तो करंट भी ऐसे ही करता है, करंट वहां से जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम है। I = I1 + I2 + I3 लिख सकता हूं। अगर मेरे पास 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, I1 + I2 + I3 तीनों मिला के 2 एम्पियर बनना चाहिए। मानते हो इस बात को? जो समझ आती है डायरेक्ट, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, सेम कर दिया। Can I write by Ohm's law I = V/R? Ohm's law V = IR, I = V/R। अब देखो R कौन सा लेना है? जब तुम ओवरऑल करंट लोगे,
जब हम ओवरऑल करंट ले रहे हैं तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, मतलब अगर R1 R2 R3 को हटा के एक रजिस्टर लगाऊं, एक जैसा भी रजिस्टर तुम लगाओ जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, उसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे मैंने RP से डिनोट किया। जब मैं सेम चीज R1 के लिए लगाऊंगा, R1 के लिए ओम्स लॉ लगाऊंगा, कैन आई राइट R1 इक्वल टू सॉरी नॉट R1 I1 इक्वल टू V अपॉन R1। अच्छा, V1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि V सबके लिए सेम है, V1 V2 V3 का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सब जगह V सेम है, इसलिए मैंने V को V ही रहने दिया। I1 इक्वल टू V अपॉन R1। ऐसे ही I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, सब जगह से V कॉमन लिया, हटा दिया, मुझे फाइनली मिला 1 अपॉन R पैरेलल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां रेसिप्रोकल करके सम करना पड़ेगा, तब जाके 1 अपॉन RP आएगा। सेम फॉर्मूला याद है कैपेसिटर्स में, चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज को, सॉरी सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर्स के लिए आया था सीरीज में ऐसा फॉर्मूला 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 सो ऑन। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर हो तो ये n नंबर तक चलता रहेगा, ये रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मुझे एक और चीज पता चलती है कि जब सीरीज लगाएंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, और जब पैरेलल में करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो फॉल करेगा। ये मुझे पिछले सिमुलेटर से भी समझ में आ रहा था, जितने ज़्यादा रास्ते होते हैं उतना ईज होता है ट्रैफिक को फ्लो करने में, और जितना तुम एक ही रास्ते पे गड्ढे खोदते जाओ, चेक पॉइंट लगाते जाओ, तो हमारा रेजिस्टेंस ट्रैफिक के फ्लो को जो बाधित कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, वो इंक्रीज होता जाएगा। दैट्स माई सीरीज इन पैरेलल। अब इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे अभी तक हमें कितना समझ में आया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। हियर इज माय क्वेश्चन नंबर 1। 6 वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक है, लगा लिया करो जब ऐसे दिया नहीं होता। 6 वोल्ट अप्लाई किया है अक्रॉस ए वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। भाई क्योंकि तीनों सेम है तो भाई 3 वोल्ट नहीं 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट बराबर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि तीनों जगह बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। सिंपल है। तो अच्छा, अगर मैथमेटिकली करना हो तो V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR। R ये तीनों सीरीज हैं कि पैरेलल? मुझे तो सीरीज दिख रहे हैं, मुझे पता है 6 ओम्स यहाँ ओवरऑल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज 6 है, टोटल करंट कितना आएगा? V/6 दैट इज 1 एम्पियर। कितना करंट आया? 1 एम्पियर करंट आया। और अगर मैं पहले वाले के लिए लगाऊंगा, फॉर R1 कह देता हूं, पहले वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है। मान लो यहां पर V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर V2 है, उधर फिर V3 मान लेंगे। आई कैन राइट V1 इक्वल्स टू IR1। कैन आई राइट दिस? करंट तीनों में सेम रहेगा, करंट को I1 I2 करने का जरूरत नहीं है। V1 निकालना है, करंट मैंने निकाल लिया है 1, रेजिस्टेंस मुझे पता है 2, आई गेट 2 वोल्ट। सिमिलरली 2 ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ n रेजिस्टर्स इन ईच R। तो देखो, जब स्मॉलेस्ट की बात है तो तुरंत समझ जाना है क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे, वहीं पर रेजिस्टेंस फॉल करता है, ज्यादा रास्ते मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे रजिस्टर लगाए, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं जो सारे के सारे पैरेलल में लगा दिए। तो जो पैरेलल बनेगा 1 अपॉन RP, इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना बनेगा? 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। लेट्स से सारे R है, तो कब तक चलेगा ये सिलसिला? n टर्म्स तक चलेगा या नहीं? कैन आई राइट 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल्स टू n अपॉन R, और आई कैन से R पैरेलल जो इक्विवेलेंट बनेगा, जो फाइनल बनेगा, वो होगा R अपॉन n। अगर 10 रजिस्टर्स लगे हैं तो R अपॉन 10, 100 लगे हैं तो R अपॉन 100। दैट्स द रेजिस्टेंस।
Moving to the next question, a wire of resistance 3 cut into 3 equal part, which are then find the equivalence between any two corners. एक वायर है हमारे पास, L लेंथ की वायर थी, उसका रेजिस्टेंस को R मान लो, तो अब ट्राइंगल कर दिया तो ये R/3, ये भी R/3, ये भी R/3। अब क्या पूछ रहे हैं, किसी भी दो कॉर्नर्स के बीच में बता दो कितना इक्विवेलेंट, मान लो यहाँ A और B, इसके बीच में मैंने कोई सा ऐसे मतलब ये तरीका है, एक आसान पड़ जाता है इससे चीज ना। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वायर को भी ऐसे बना लिया करो, ठीक है, 3 रजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं ताकि आसान हो जाए, काम करने में मजा आता है फिर। अब देखो कहना इससे कि यहां से अगर I करंट आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A पॉइंट पर, कुछ उधर और कुछ इधर, होगा ही नहीं होगा, कुछ करंट C की तरफ जाएगा और कुछ करंट B की तरफ जाएगा, तो ये तो फिर सीरीज नहीं हुआ। लेकिन जो भी करंट यहां जाएगा C की तरफ, वही करंट B की तरफ जाएगा। तो ये जो दो हैं, ये जो मैं ब्लू सर्कल कर रहा हूं, these two are in series, R/3 कितना हो गया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, रीड्रॉ कर रहा हूं सर्किट को, इन दोनों को जोड़ के आ गया 2R/3, और एक यहां पर ये R/3 लगा ही हुआ है, और ये नीचे मैंने बैटरी लगा दी थी। सर्किट को रीड्रॉ कर लिया, R/3 दोनों सीरीज में थे, दोनों को जोड़ दिया। अब ये दोनों क्लियर नजर आ रहे हैं किसी को कि ये पैरेलल में है, आ रहे नहीं आ रहे, these two are in parallel now, can I say 1/R parallel equals 1/2R/3 plus 1/R/3, सिंपल। 3 ऊपर चला गया, मुझे मिल गया ट्वाइस नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा सर, ऐसा शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं। 3 ऊपर 2R मुझे मिलता है 3 + 6, Therefore R पैरेलल मुझे मिल गया 2R/9, दैट्स माय आंसर। अच्छा, मुझे R की वैल्यू भी दी हुई है, 3 ohms है ना, R की वैल्यू 3 ohms है, तो आई एम पुटिंग माय वैल्यू 2 × 3/9, 3 is 2/3 ohms नाउ। तो ये जो इक्विवेलेंट बना, दिस इज 2/3 ohms, दैट्स माय आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8R, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस था 8R, इसको बेंड किया, एक सर्कल बना दिया, गोला बना दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, ऐसा करने से नहीं होगा। फिर क्या किया, बिटवीन द इफेक्टिव एंड्स ऑफ डायमीटर, अगर मैं A पॉइंट और B पॉइंट यहां पर अगर ऐसे बैटरी लगाने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, अब कितना रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करता हूं, यहां 2 रेजिस्टेंस, ऊपर वाली वायर का रेजिस्टेंस 4R, नीचे वाली वायर का रेजिस्टेंस भी 4R, दोनों को 4R मान लो, क्योंकि टोटल 8R है, तो आधी वायर ऊपर है, आधी वायर नीचे है, डायमीटर पे हमने लगाया है, 4R ऊपर 4R नीचे। कह रहे हैं कि these two are in पैरेलल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल नजर आ रहे हैं सर। 1/RP equals to 1/4R plus 1/4R, I get R parallel equals to R/2. Correct me if I am wrong. No, I am correct. That's my answer. ऐसे ही और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और फटाफट से देख लो थोड़ा सा। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना। मैं इसको अगली स्लाइड में कोशिश करूंगा अटेम्प्ट करने की, इसको कोशिश करना। दिस इज 6th क्वेश्चन, दिस इज 7th क्वेश्चन, दिस इज 8th क्वेश्चन। सबको कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।